नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम को मैं अफसरनामा कहूँ या ये कहूँ कि नदी नामा, या फिर उससे भी आगे बढ़कर मैं ये कहूँ कि ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पतित पावनी माँ नर्मदा पर केंद्रित नर्मदा नामा इसको कहूँ या माँ नर्मदा पर केंद्रित गाथा कहूँ। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज मेरे साथ, हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो एक ऐसे अधिकारी हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने जो उत्कृष्ट और सराहनीय काम किया है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर सामने आते हैं जिन्होंने जल संरक्षण के लिए ऐसी पहल की है जिसे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था ने, जो बहुत ही गरिमामय और पूरी दुनिया की एक एक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है और ये कहा है कि दुनिया में जल संरक्षण के जो 3 श्रेष्ठ मॉडल हैं उनमें से एक मॉडल उन अधिकारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के देवास ज़िले में संचालित हुआ, जो एक क्रांति बना, जो एक आंदोलन बना। तो मुलाकात करिए 1996 बैच के अधिकारी उमाकांत उमराव जी से। मैं बहुत स्वागत करता हूँ उमाकांत जी। धन्यवाद। पतित पावनी नर्मदा के हम इस समय यहीं माँ के कहना चाहिए आश्रय में हैं। सबसे पहले मेरे मन में यही बात आती है कि आपको जलाधीश की एक उपाधि मिली, ख़ासतौर से देवास में काम करने के लिए। ज़िलाधीश कहा जाता है कलेक्टर को, लेकिन जो आपने देवास में काम किया, पहले आप रुड़की से सिविल इंजीनियर हैं, फिर बाद में 96 बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा। कैसे मन में पानी के प्रति काम करने का, और वही काम आज पूरे देश में और मध्य प्रदेश से जो आंदोलन का शंखनाद हुआ है, कैसे आपके मन में ये बात आई? मैं, जैसा आपने बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मूलतः ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मेरे पिताजी कृषक थे और मैंने उनके साथ में जो कृषि कार्य का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। और मैंने अपने गांव में और अपने स्वयं के परिवार में देखा है कि खेती के लिए और किसान की ज़िंदगी में पानी का महत्व सबसे अहम है, नंबर 1 पे है। मेरी जब पदस्थापना देवास में हुई थी, उस समय वहाँ लगभग 3 वर्षों से सामान्य से कम बारिश हो रही थी और एक आम धारणा वहाँ बनती जा रही थी कि ये रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है ये क्षेत्र और यहाँ पर भी विदर्भ जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ जो पानी का स्तर था, ग्राउंड वाटर जो था, वो लगभग उसी दिशा में पहुँच रहा था जो विदर्भ की स्थिति थी। 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट, यहाँ तक कि एक गांव में मुझे बताया गया कि शायद 600 और 800 फीट में भी पानी पहुँच गया था। ऐसी स्थिति में जब कभी भी किसी भी ज़िले में कलेक्टर पदस्थ होते हैं तो वो सबसे पहले आकलन करते हैं कि उस ज़िले की प्राथमिक समस्याएं क्या हैं और इस तरह की समस्या को जिससे ज़्यादा फोकस दिया जा सके। और जाहिर ऐसी स्थिति में जबकि वहाँ 3 साल से अवर्षा की स्थिति थी और एक सामूहिक रूप से मना स्थिति बन गई थी कि ये रेगिस्तान की तरफ जिला जा रहा है और ये विदर्भ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो मेरे लिए बड़ा लाजमी था कि मैं पानी पे केंद्रित करूं। लेकिन ये अवश्य है कि जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने IIT रुड़की में पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया गया था, और वो जो पानी की समस्या का हल था जो वहाँ पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है, जितने भी इंजीनियरिंग के संस्थान हैं आज भी वही मॉडल पढ़ाया जाता है, और वो ये है कि नदियों में बांध बनाएं और नहरों के माध्यम से खेत तक पहुँचाया जाए। लेकिन जब मैंने वहाँ पूरे जल के अर्थशास्त्र की गणना करी, जो आवश्यकता थी, वहाँ 4 लाख करीब हेक्टेयर कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाती थी पूरे ज़िले में, और जो वहाँ वर्षा रेनफॉल होता था वो लगभग 860 मिलीमीटर औसत रेनफॉल थी, जो वहाँ क्रॉप सामान्य तौर पे बोई जाती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए जब मैंने गणना करी तो मुझे लगा कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए कई कारणों से। एक तो ये कि वो डिसेंट्रलाइज हो, जिसे लोग स्वयं कर सकें। ऐसा मॉडल जो स्वयं एक किसान कर सकता है, उसके फैलाव होने की और टिकाऊ होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपके अपने अध्ययन से उपजा हुआ मॉडल था या आपने दुनिया के कुछ श्रेष्ठ मॉडल्स के बारे में जानना चाहा? ये अध्ययन भी था इसमें, और जो बहुत से प्रयोग हुए थे, जो कई ऐसे थे जिनमें आंशिक रूप से सफल हुए थे, कई ऐसे थे जो शायद उतने सफल नहीं हुए थे, कई ऐसे भी थे जो फेल मॉडल भी थे। उन सब से मैंने उनको भी अध्ययन किया था कि उनमें क्या खूबियाँ थीं और क्या ऐसी कमियाँ थीं जिसके वजह से उनका फैलाव नहीं हुआ।
बहुत से अच्छे मॉडल भी थे जिनका फैलाव नहीं हुआ है। तो मेरे लिए चुनौती थी कि एक ऐसा मॉडल जो किसान केंद्रित हो, जिसे किसान जिस किसान को आवश्यकता हो वो स्वयं उसको कर सके, अडॉप्ट कर लें। दूसरा ये था कि वो पानी के लिहाज से एफिशिएंट मॉडल हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को की जो पानी की आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। और तीसरा ये था कि वो टिकाऊ होना चाहिए और नेतृत्व जो है केंद्रित नहीं हो। सामान्यतः जितने भी देश के मॉडल हैं आप देखेंगे कि वो किसी न किसी करिश्माई व्यक्तित्व के केंद्र में घूमते हैं। और मैंने ये पाया कि शायद यही कारण है कि उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी वो एक गांव से या 2-4 गांव से या एक किसी क्षेत्र से बाहर नहीं फैल पाए। तो मेरे लिए चुनौती ये थी कि नहीं, ना केवल वो देवास में फैले बल्कि वो देवास के बाहर भी फैले, जो उसका शासकीय या गैर शासकीय नेतृत्व उस समय था उससे परे जाके फैले, वो उस पर केंद्रित और उस पर निर्भर ना करे। क्रिएटिव सोच है ये। तो ये था। और ऐसे मॉडल में आज की तारीख में कोई भी चीज़ तभी तेज़ी से फैलती है जब उसमें लाभ का अंश हो। बिल्कुल ठीक। और जब ये पानी का पूरा मैं अर्थशास्त्र का मैं विचार कर रहा था तो मैंने ये पाया कि पानी की जो समस्या है इस देश में, उसके पीछे भले ही नारा ये है कि पानी बचाओ जीवन बचाओ, वस्तुतः उसके समस्या के पीछे लाभ का भाव था। चूँकि 90% पानी, जितना पानी हम प्रयोग करते हैं देश में, उसका 90% पानी हम केवल लाभ के लिए, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या अन्य किसी रूप में हो, हम लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। मुश्किल से 5 या 6% पानी ही ऐसा है जो जीवन और हमारी सिविक आवश्यकताओं में प्रयोग करते हैं। तो कोई भी मॉडल तभी सफल होगा पानी का जब वो 90% पानी की जो समस्या का जो वजह है उसको एड्रेस करे, ना कि केवल 5%। जो 5% तो वो लॉजिकली अपने आप एड्रेस हो जाएगी यदि हमने 90% के लिए समस्या का हल निकाल लिया। और ये तभी हो सकता है जब उसमें लाभ केंद्र में हो इस पूरे मॉडल में, और जिससे कि लोग उसमें तभी आगे आएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बिजनेस में हो, आप देखिए ज़्यादातर बिजनेस जो लोग करते हैं उसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, कोई सामाजिक मोबिलाइजेशन नहीं होती है। लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लाभ है। तो मुझे लगा यदि मेरे इस जल संरक्षण के मॉडल में यदि लाभ केंद्र में होगा और लोगों को लगेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना, निवेश करना मेरे लिए अन्य निवेश के जो अवसर हैं उनसे बेहतर निवेश ये है, तो बजाय अन्य व्यवसाय में निवेश करने के वो पानी में निवेश करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया था, पानी बचाओ लाभ कमाओ। राव साहब, आपको थोड़ा सा अब इससे हटकर कुछ उन बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान चाहूँगा जो आपके इस लंबे कार्यकाल में आपके साथ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि एक कृषक परिवार से जन्म, भारतीय, फिर उसके बाद आपका जाना हुआ रुड़की, इन 1996 बैच, एक सीनियर IAS ऑफिसर। हमने देखा कि व्यक्तित्व आपका इतना सहज और सरल है। ये वो अपब्रिंगिंग का असर है या ये आपको आपके पेरेंट्स से मिला कि जीवन में सहज रहना, सरल रहना? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बात IAS तो देश की प्रीमियम सर्विसेज है ही, लोगों को तो कुछ भी ज़रा सा मिल जाता है तो वो उनके सर बैठ जाता है, उनका एटीट्यूड बदल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में, मुझे पता नहीं है कि जो आपने अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं वो मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, डेफिनेटली है। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा जी। लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा है वो मेरे माता पिता का है, और जो भी खराब है मैं समझता हूँ कि उसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि भगवान ने मुझे एक सोच और समझ और ताकत और अवसर दिए था, यदि मैं उसको नहीं सुधार पाया तो वो मेरी गलती थी। जी, कमाल। तो मैं मानता हूँ कि केवल एक ही हैं जो मेरे माता पिता हैं, जो इसके लिए वहाँ से ये संस्कार आपको मिले। जो अच्छा, जो भी कुछ है अच्छा, जो आपने कहा वो अच्छा है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी अच्छा है निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा माता पिता जी की वजह से ही है। कभी इस सर्विसेज में आने के बाद कभी आपको लगा कि एक रोब दाब ये सब करना भी ज़रूरी है? क्योंकि इस एग्जिबिशनिस्ट संसार में, प्रदर्शनवादी संसार में, ये सलाह मिलनी मुझे भी मिल जाती है, आपको भी अवश्य मिली होगी कि एटीट्यूड रखा करो
और ख़ास तौर से अगर आप देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा में हों तो वहाँ तो यही कहा जाता है कि थंब रूल, ये दिखाया करो एटीट्यूड अपना। ऐसी सलाह तो आपको भी मिली होगी। मुझे लग रहा है कि आईएएस में शुरुआत में जब आते हैं जी। तो वो ये सब यही देख के आते हैं। और मुझे लग रहा है कि शुरुआती दौर पे काफ़ी ये सोच प्रभावित करती है। जी। और ये बुराई मुझ में भी कूट कूट के भरी रही होगी। जी। इससे मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। जी। और मैं माँ नर्मदा से यही कहता हूँ कि वो मेरे मन, मस्तिष्क और सोच और आध्यात्मिकता को पवित्र करें। शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ मेरे को बुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। तो जितना कम होता जाए उतना अच्छा होगा मेरे लिए। जी जी जी। जनता के साथ जुड़कर काम करना और उनको भी एक रचनात्मक पहल में जोड़ देना, मुझे लगता है कि ये भी बहुत जो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाएं और उसको सिर्फ निर्देशित ही करते रहें। देवास का उदाहरण हमने देखा, इसके पहले भी आप जिन ज़िलों में रहे, तो ये आइडियोलॉजी क्या आपके किसी गुरु की तरफ से आपकी तरफ आई या आपने खुद महसूस किया अपने अनुभव से? मुझे लग रहा है कि एक ही प्रॉब्लम को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और उस दृष्टिकोण के देखने से अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। मैं ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ, तो मेरे लिए पानी एक अलग महत्व रखता होगा। एक जो नाविक है उसके लिए अलग महत्व रखता होगा, एक किसान के लिए अलग महत्व रखता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो शायद सभी के लिए यही होगा कि जिसके लिए हम हल लेके जा रहे हैं, जिसको हम सल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं कि भाई ये आपके लिए ये हल है इस समस्या का, यदि हम उसकी आँखों से, उसके दृष्टिकोण से देखने में सफल हो जाते हैं तो वो हल का जो मॉडल है वो भी बेहतर होता है और उसकी स्वीकार्यता भी सबसे सहज होती है। मुझे लग रहा है देवास की सफलता का मूल मंत्र यही था। हम सभी लोग जो इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में सोचते हैं या योजनाकार के रूप में सोचते हैं, उनके लिए नारा है जल बचाओ जीवन बचाओ। किसान के लिए नारा जल बचाओ लाभ कमाओ ही है, क्योंकि वो पानी को हरदम लाभ के दृष्टिकोण से ही देखता है। तो केवल उसके दृष्टिकोण से देखने मात्र से ही मुझे लग रहा है समस्या का हल और उसकी स्वीकार्यता दोनों बेहतर हो जाते हैं, जो शायद हुआ होगा। जी जी जी। मैं परिवार की तरफ आपके आता हूँ, हम थोड़ी सी इस कार्यक्रम में जानकारी लेते हैं। आपकी जो जीवन संगिनी है, क्या वो भी वर्किंग है या? वो गृहिणी है जी। और कई बार मुझे लगता है कि एक माँ के नाते जो इस देश में माना भी गया है जी। वो शायद मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी वाली रोल में है, भूमिका में है। जी जी। मैंने अपनी माँ को भी देखा है और मैं अपनी वाइफ को भी देखता हूँ और मुझे लग रहा है कि जो माँ की महत्व है, जो उसकी जिम्मेदारी की भूमिका है, वो शायद किसी भी प्रशासकीय और शासकीय किसी भी पद की भूमिका से बड़ी होती है। निश्चित। तो वो इसलिए मैं लगता हूँ कि हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि जो उनके घर में माँ हैं और पत्नी हैं वो उनसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। मेरे ख्याल से इससे सुंदर बात कुछ नहीं होगी। एक तो ये माँ हैं जो हमारे आसपास कल कल करती हुई बह रही हैं और एक वो माँ हैं जो जन्म देती हैं, जो सृष्टि का निर्माण करने में एक अहम रोल प्ले करती हैं और इन दोनों माँओं की भूमिका अद्भुत है और निश्चित तौर पर वो किसी पद या किसी उसकी मोहताज कभी नहीं रही है, आगे बढ़ती रही। ये भी आपका एक बड़ा सबल पक्ष है कि भारतीय संस्कृति खनकती है आपकी बातों में। वो बिल्कुल ऐसा मिट्टी में आपकी रची बसी नज़र आती है मुझे कि जैसे आपने उसको बहुत अंगीकार कर लिया है, उसको बिल्कुल अपने चरित्र के साथ आत्मसात कर लिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी। पता नहीं, शायद मैं बदल नहीं पाता हूँ, मुझ में क्षमता नहीं होगी। नहीं, इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कहीं स्वयं को कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है। जी। तो शायद पता नहीं, शायद इतना तेज़ी से बदल नहीं पाता होगा मन मेरा। जी। या ये भी होगा कि हर व्यक्ति जो अपने विचारों में, सोच में बदलाव लाते हैं, वो उसके पीछे खुशियाँ होती हैं कि वो खुशियाँ तलाश रहा होते हैं। ये खुशी के लिए तो विचारों में और हर चीज़ में बदलाव आते हैं।
और मुझे अपने परिवार में इतनी खुशी मिलती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता उसके बाहर। क्या बात है जी। तो चाहे मैं मेरे माता पिता थे, मुझे उससे बेहतर कुछ नहीं लगता था। और यही मुझे अपने पत्नी बच्चे को लेकर भी है। जी। मुझे लगता है कि उससे बाहर कुछ ऐसा जी। नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशियों के लिए खींचता हो। क्या बात तो है, क्या इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं बच्चों की बात करूं तो क्या वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के इच्छुक हैं या उन्होंने कुछ और मार्ग चुना है दूसरा? पता नहीं है मुझे कि उन्होंने क्या चुना है, जी। और मैं चाहूँगा कि वो खुश रहें, अच्छे संस्कार हो, चरित्र अच्छा हो, जी। निर्भीक हो, आत्मविश्वास हो, साहसी हो, निर्भीक होना चाहिए। मैं तो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी कहता हूँ कि चरित्र और निर्भीकता वो उतनी आवश्यकता है जितना कि अच्छी सोच और समझ भी। तो लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि दोनों संस्कारी हैं और दोनों मेहनती बच्चे हैं, और भगवान उन पर कृपा करे और माँ नर्मदा जो है उन पर छत्र छाया रखें। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपके जीवन के उद्देश्य की पवित्रता को मैं माँ नर्मदा की तरह अनुभव कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मुझे वो बहुत ही शुचितापूर्ण, बहुत ही पवित्रता से भरा हुआ, और मेरे लिए भी ये एक पत्रकार के तौर पर मैं कहूँगा कि कम ऐसे अनुभवों से मैं गुजरा हूँ कि जब इस किस्म का एक व्यक्तित्व मैंने देखा है जो बहुत सहज है, बहुत सरल है, और जीवन को उसी रूप में देखता है कि जियो और जीने दो, और उस पवित्रता को लेकर चलता है आगे। आपने अभी लंबा आपका प्रशासनिक अधिकारी का कार्यकाल है, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी एक आपका जो जीवन होगा, किस तरह से आप उस जीवन को देखते हैं? क्योंकि सेवा तो आपका उद्देश्य है ही, क्या कुछ पुस्तक लेखन, क्योंकि इतने अमूल्य अनुभव हैं, क्या आगे का जीवन कैसे? हाँ, मैं एक अनुभव बताता हूँ अपना 8वीं कक्षा का। जी। मेरा प्रिय विषय गणित रहा है, और आज मैंने जो भी हासिल किया है उसमें गणित का ही महत्व था। जी। जब मैं अपनी 8वीं परीक्षा पास कर ली तो मैं बहुत प्रसन्न था। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि क्यों प्रसन्न हो? तो मैंने उनसे बोला कि अब मुझे बहुत खुशी है कि अब मुझे कोई ऐसा विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा जिसमें लिखना होता है। मुझे लिखने से बहुत जी। जी। तो लिखना आज भी मेरे लिए बड़ा कष्टप्रद है। जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगली पीढ़ियों के लिए, या वो सब लोग जो किसी न किसी क्षेत्र में हमारी इस प्रकृति और संस्कृति और हमारी आत्मा, जो हमारी नदियाँ रही हैं, जो हमारी आध्यात्मिकता का केंद्र रही हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, करेंगे भी और करते रहेंगे, उनके लिए शायद जो ये अनुभव हैं वो कहीं काम आ जाए। इसलिए निश्चित रूप से इसको लिपिबद्ध करेंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उमाकांत जी आपको, और ये मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि यह सिस्टम में हमारा विश्वास और मजबूत करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, जर्जर हो चुका है, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर्स वहाँ हैं। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके भावी जीवन के लिए भी। धन्यवाद। जय माँ नर्मदे। जी। और माँ नर्मदे हम सभी पे कृपा रखें, इस प्रदेश पे, और इस सारे संसार के जो जीव जंतु हैं वो उन पे कृपा रखें। हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म जी सदैव सनातन रूप से प्रवाहित होता रहे, और हमारी आत्मा और चरित्र में और हमारे जन जन और सोच में फैलता रहे, यही मैं माँ नर्मदा से कामना करता हूँ। और ये भी एक बड़ा दिलचस्प संयोग है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी मातृभूमि जो वहाँ से कानपुर से गंगा और यहाँ नर्मदा, तो ये भी एक अद्भुत संयोग है कि इस तरह से गंगा और नर्मदा के प्रति जो आपका अनुराग है उसको भी आप पूरा करते हुए चल रहे हैं। ये कृपा है उनकी, ये कृपा है, निश्चित तौर पर ये बिना कृपा के संभव नहीं है। ये थे उमाकांत उमराव जी, और अफसरनामा में भी हमको अनुमति दीजिए अगली बार एक और विशिष्ट अधिकारी को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।